दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम क्लास 10th पढ़ेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स जो चल रहा था, क्लास 10th फिजिक्स का जब चैप्टर सेकंड चल रहा था, उसका ये लास्ट पार्ट है। मतलब चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा और ये भी इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ना है, वो भी बहुत ही फैक्ट वाला टॉपिक है। ठीक, तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या है। तो ये इसी पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित ही जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये इसी पर आधारित होता है। अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो देखो, वायुमंडल सीमित नहीं है। ठीक, इसमें कुछ अपवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, यह अस्थायी रूप होता है। ये वायुमंडल कोई अस्थायी नहीं है। ठीक, ये अस्थायी है, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो क्या होता है इसमें कि जो जितने भी हम धरती से ऊपर जाते रहते हैं, मतलब अपने वायुमंडल से जितने ऊपर जाते रहते हैं, घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व बढ़ने से क्या होता है, मतलब घनत्व बढ़ने से अपवर्तनांक कम होता है। ठीक, अपवर्तनांक कम होता है। ठीक, और अपवर्तनांक कम होने से क्या मतलब होता है, मैंने बताया भी था, पिछले चैप्टर बताया था, फिर भी बता देता हूँ। अपवर्तनांक कम होने का मतलब होता है क्योंकि वो विरल माध्यम है। ठीक, और घनत्व कम होने से क्या मतलब है कि उसका अपवर्तनांक जो होगा वह अधिक होगा, और अपवर्तनांक अधिक होने से क्या होगा कि वह सघन माध्यम होगा। और एक चीज़ और, ऊपर जितने हम वायुमंडल मान लें, यहाँ पर ये वायुमंडल है, ये हमारा पृथ्वी है, ये इसके ऊपर वायुमंडल है, और इसके बीच में हम लोग रहते हैं। ठीक, मतलब धरती पर रहते हैं, उड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम बीच पे रहते हैं, तो नीचे की जो हवा होता है वह ठंडा होता है, और ऊपर जितना हवा होता है वह गर्म होता है, क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा बहुत मतलब हल्की नहीं होती, मतलब उससे ज़्यादा वजन का होता है। मतलब कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। ठीक, तो हल्की चीज़ हमेशा ऊपर ही रहेगी, ये तो आपको जाहिर सी बात है, पता होगा। ठीक, ये जनरल नॉलेज। तो इसीलिए गर्म हवा ऊपर रहता है। ठीक, तो अपवर्तनांक भी कम रहता है, ऊपर अपवर्तनांक कम रहता है। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊंचाई होने पर। ठीक, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऊंचाई पर और नीचे घनत्व कम रहता है, अपवर्तनांक अधिक रहता है, सघन माध्यम होता है। एक चीज़ और लिख देता हूँ कि वह गर्म होता है, ऊपर की तरफ वायुमंडल गर्म होता है, नीचे की तरफ ठंडा होता है। तो आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ नहीं, एक चीज़ से हमने क्या निकाल दिया, ये पता चला घनत्व बढ़ने से अपवर्तनांक कम हो जाता है, अपवर्तनांक कम होने से वह विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम होने से वह गर्म होता है, ये गर्म होने से वह विरल माध्यम होता है। ठीक, मतलब वायुमंडल के ऊपरी भाग गर्म होता है। मतलब अगर वायुमंडल को अगर हम 2 भागों में बांट दें, ये भाग ठंडा होगा, ठीक, और ये जो होगा ये गर्म होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी का यूज करके हम देखेंगे जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया। ठीक, तो देखते हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे का या तारों का टिमटिमाना। ठीक, ये क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप बताइए कि आपको इससे पहले क्या पता था। इसको आप देख कर के आप पता कर सकते हैं कि ये क्यों होता है।
और वीडियो को पॉज करने के बाद अब देखिए, ठीक, रिज्यूम करके अब देखिए। तो देखो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा क्यों? तो जो मैंने अभी बताया था, जैसे अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, गोलाई में ही रहेगा, और ये वायुमंडल है। वायुमंडल को हमने दो भागों में बांटा था, वायुमंडल को हमने दो भागों में बांटा था, एक ये था, ठीक, और इस भाग को हमने कहा था कि ये ठंडा रहता है, ठीक, नीचे का भाग ठंडा और ऊपर का भाग गर्म, ठीक। तो गर्म होगा तो ये कौन सा माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा, ठीक, विरल माध्यम होगा। ये भी यहाँ पर सघन माध्यम होगा क्योंकि ये ठंडा है, ठीक, तो ये सघन माध्यम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब तारा होगा, यहाँ पर एक तारा होगा, तो तारे से एक किरण आता है। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब कोई छोटा चीज़ होता है, तारे बहुत हमसे दूर हैं, तारे, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये सूर्य बहुत पृथ्वी के नज़दीक है, लेकिन ये नज़दीक नहीं है, ठीक, ये बहुत दूर है, ठीक, ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटा एकदम दिखाई देता है। और बिंदु आकार कोई चीज़ से, किसी भी बिंदु आकार चीज़ अगर कोई यहाँ पर बिंदु आकार है तो इससे केवल एक किरण आती है, ठीक, किरण ही आ सकती है। लेकिन अगर कोई इससे बड़ा चीज़ है, इस तरह कोई बड़ा चीज़ है जैसे सूर्य है, तो इससे किरण पुंज आते हैं, मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर कई किरण आते हैं, ठीक, एक ही किरण नहीं आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये काम आएगा, इसीलिए ये बता रहा था। तो अब इसको समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये तारा है, इससे एक किरण आएगा, यहाँ पर एक किरण आया, किरण आने के बाद यहाँ पर ये वायुमंडल में प्रवेश कर गया, ठीक। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये गर्म, मतलब ये सीधे यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर टकराएगा, इसमें अपवर्तन होगा, ठीक। हमने अपने तरफ से इसको दो भागों में बांट लिया। अपवर्तन कई बार होता है, ये नहीं कि अपवर्तन केवल दो ही बार होता है, एक ही बार होता है। अपवर्तन यहाँ पर होता है, ऊपर नीचे कई जगह होता है, ठीक। हमने अपनी सुविधा के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने ये मान लिया है कि यहाँ पर बीच में इतने भाग से ठंडा हो जाता है, इतने भाग से गर्म होता है, क्योंकि ऐसा तो माध्यम आएगा ही, ये गर्म होगा, एक ठंडा होगा, बीच में ऐसा कोई माध्यम तो जरूर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ये विरल से सघन में जा रहा है, यहाँ से विरल से सघन में जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसे वास्तव में जाना होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक। ये अगर वास्तव में जाए तो ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक, ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक। लेकिन माध्यम में परिवर्तित हो रहा है, ठीक, अपवर्तन हो रहा है, तो ये अविलंब के पास आएगा, क्योंकि ये मैंने ये अविलंब बना दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा और देख रहा होगा इसको, जैसे अगर कोई व्यक्ति इसको यहाँ से देख रहा होगा, जैसे कोई यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इसे देख रहा है, ठीक। तो इसको तारा पता है कहाँ दिखेगा, इसको तारा यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पर इसको तारा दिखता हुआ प्रतीत होगा, ठीक। इसको पता चलेगा कि तारा यहाँ पर है, ठीक, लेकिन वास्तव में तारा तो नीचे है, ठीक। तो यही होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कि तारे कभी टिमटिमाते हैं तो कभी नहीं टिमटिमाते हैं। मतलब कि कभी यहाँ पर दिखाई देगा, एक सेकेंड के लिए हटेगा तो तारे में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अपवर्तन होता रहता है, कई बार होता है। अपवर्तन एक बार तो होता नहीं है, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि अपवर्तन एक बार नहीं होता। अपवर्तन अगर एक बार हुआ तो दिखाई दे, ठीक, अपवर्तन बार बार होता है, ठीक, और केवल एक ही किरण आता है, यही कारण है कि इस तरह होता है। और अगर कोई पूछे, और एक चीज़ कि ये अपने वास्तविक पथ से ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ पर ये वास्तव में है उससे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हमें एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब कोई भी वस्तु अगर नीचे की तरफ है तो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगी, ठीक। अब आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब आपने सोचा होगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, जैसे सूर्य, चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता, ठीक।
सही बात है। चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता? तो देखो, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत करीब है। करीब नहीं मतलब तो भी बहुत करीब है, दिखाई देता है बड़ा, तारे से बड़ा दिखाई देता है, तो वह मतलब इतना बड़ा दिखाई देता है। तो इससे मैंने बताया कि किरणों के पुंज जब आते हैं तो इसमें अपवर्तन इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे मतलब जितने भी किरण पुंज होंगे सबसे अपवर्तन जरूर होगा। ठीक, इसीलिए किरण हमारे आंखों तक लगातार आते रहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, वह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। इसमें भी क्या करते हैं, हम वायुमंडल को भागों में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, अगर पृथ्वी पर हमें यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक, तो वो कितनी नीचे तक देख पाएगा? कितने नीचे तक? मान लें ये पृथ्वी अगर यहाँ पर इस तरह गोल है, ठीक, तो अधिक से अधिक वो यहाँ तक देख सकता है, वह यहाँ तक देख सकता है। ठीक, अधिक से अधिक यहाँ तक देख सकता है और इधर भी अधिक से अधिक यहाँ तक देख सकता है। ठीक, इसकी अधिक क्षमता है यहाँ तक देखने की, इसकी अधिक से अधिक क्षमता यहीं तक है, इससे नीचे ये नहीं देख सकता। ठीक, तो मान लेती है सूर्योदय का समय है। ठीक, तो सूर्य इधर से हो रहा है, उग रहा है। ठीक, सूर्योदय इधर से हो रहा है। तो जब ये सूर्य यहाँ पर रहेगा तो मैंने बताया है अभी एक चीज़ यहाँ पर कि जो भी वस्तु मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर तारा नीचे था तो ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा था, मतलब अपने वास्तविक पथ से ऊपर दिखाई दे रहा था। तो ये भी अगर यहाँ पर है तो इसमें भी अपवर्तन तो होगा ही। ठीक, इसमें भी अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के कारण क्या होगा कि ये सूर्य हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, ये सूर्य हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं इसको मिटा दूँ इसको, तो ये यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। अब देखो, हम कहाँ तक देख रहे थे? यहाँ तक देख सकते थे, इस चिन्ह तक तो देख सकते थे, तो इतना भाग हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। ये अंतराल होता है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट पहले ही हम सूर्य को देख लेते हैं। उसी तरह सूर्यास्त भी होता है कि सूर्य अभी यहाँ पर होता है, यहाँ पर, तो भी हमें सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे होती है वास्तविक पथ से हमें ऊपर दिखाई देती है। यही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको बार बार बताया था, इस तरह इसको रिवाइज भी करवाया था। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पर दिखाई देगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस चिन्ह पर आ गया, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये भी अंतराल 2 मिनट तक होता है। ठीक ठीक, तो ये टोटल मिलाकर हम 4 मिनट तक सूर्य को अधिक देख सकते हैं। 4 मिनट तक हम सूर्य को अधिक देख सकते हैं। ठीक, और ये किस कारण होता है? ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब दिया है अंतिम टॉपिक दिया है चैप्टर में कि नेत्रदान। ठीक, तो देखो, नेत्रदान जो होता है वो किसी की मृत्यु होने के बाद 5-6 घंटे तक दी जा सकती है, मतलब 5-6 घंटे तक उसकी आंखें सही रहती है। ठीक, 5-6 घंटे तक उसकी आंखें सही रहती है। और नेत्रदान कोई व्यक्ति कर सकता है जिसको जैसे, और जिसको कोई बीमारी, मतलब 1-2 बीमारी हुई हो, हल्की हल्की कोई बीमारी हो, जैसे साधारण बीमारी हो तो वह दे सकता है। जैसे अगर किसी को हैजा हो गया है, जी कोई खतरनाक बीमारी है, तो वह नहीं दे सकता। ठीक,
और किसी को किसी उसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। 6 पार्ट 6 था ये। ठीक, तो हमने 6 लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, और शेयर करना, अगर मन करे तो शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हम मैथ्स को शुरू करेंगे। इसको अब कुछ समय के लिए रोकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे। मैथ में भी मैंने 3 चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब चौथा चैप्टर जो होगा उसमें हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और कि जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप क्या करिए, चैप्टर 1 से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक, मतलब एक एक टॉपिक उठाइए कि जैसे प्रकाश, तो आज प्रकाश का टॉपिक उठाइए और प्रकाश का टॉपिक उठाने के बाद जितने भी उसमें आते हैं कि प्रकाश क्या होता है, कि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब प्रकाश जितने गुण होते हैं ये सब हमें अपने मन में दोहराइए। ठीक, इसको चलते फिरते कहीं भी आप दोहरा सकते हैं। ठीक, और लिखकर इससे समझिए। ठीक, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।